नमस्कार। आज के इस बेहद खास चर्चा में हम भारत के रक्षा क्षेत्र में हो रहे बड़े बदलावों पर बात करने वाले हैं। कुछ बेहद दिलचस्प आंकड़े और ऐसी जानकारियां हैं जो ये बताती हैं कि रणनीतिक स्तर पर और तकनीकी आत्मनिर्भरता के मामले में भारत खुद को कैसे एक नई दिशा दे रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हमारी चर्चा मुख्य रूप से किन बातों पर होगी? सबसे पहले हम वैश्विक तनाव और रक्षा गठबंधनों की बात करेंगे। फिर नौसेना और जमीनी स्तर पर हो रहे तकनीकी अपग्रेड्स को समझेंगे। इसके बाद हम स्वदेशी हाइपरसोनिक्स की तरफ बढ़ते कदमों, सामरिक हमलों के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों की नई भूमिका और अंत में बंगाल की खाड़ी में होने वाले उस बड़े परीक्षण पर नजर डालेंगे जो काफी चर्चा में है। भाग 1, वैश्विक तनाव और रक्षा गठबंधन। आगे हम जिन नई तकनीकों और रणनीतियों की बात करेंगे उन्हें गहराई से समझने के लिए इस मौजूदा भू राजनीतिक बिसात को समझना बहुत जरूरी है। हाल ही में हमारे आसपास के क्षेत्रों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने सुरक्षा परिदृश्य को काफी हद तक बदल दिया है। जैसे कि अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 बेड़े के लिए रडार अपग्रेड को मंजूरी दे दी है। उधर यूएई के पेट्रोलियम क्षेत्र में हुए ईरानी ड्रोन हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। और अगर हम थोड़ा दूर देखें तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक अलग ही तरह की तकनीकी होड़ मची हुई है। ये सारी बातें क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम हैं। अब काकेशस क्षेत्र की इसी होड़ को जरा और करीब से समझते हैं। यहाँ क्षमताओं के बीच का अंतर सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ अजरबैजान है जिसके पास 145 किलोमीटर रेंज वाली आधुनिक चीनी मिसाइलें हैं, और दूसरी तरफ आर्मेनिया जो अभी भी 80 किलोमीटर रेंज वाली पुरानी रूसी मिसाइलों पर निर्भर है। ये भारी अंतरी वो मुख्य कारण है कि आर्मेनिया अब अपने सुखोई 30 लड़ाकू विमानों में भारत की 160 किलोमीटर रेंज वाली एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइलों को लगाने पर तत्काल विचार कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी नज़र भारत की आगामी एस्ट्रा मार्क 2 पर भी टिकी है। चलिए अब दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, नौसेना और जमीनी तकनीकी अपग्रेड्स। वैश्विक तनाव के इस माहौल में ये देखना काफी दिलचस्प है कि घरेलू उद्योग और हमारे अंतर्राष्ट्रीय साझेदार किस तरह तेजी से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। घरेलू स्तर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बैरेट इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटामाइंड सिस्टम्स और क्रिस्टल एरोस्पेस ने भविष्य की रक्षा तकनीकों को साथ मिलकर विकसित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। अगर हम हाल ही में नॉर्थ टेक संगोष्ठी में भारतीय सेना प्रमुख के बयानों को याद करें तो ये साझेदारी स्वदेशी रक्षा तकनीक पर उनके दृष्टिकोण के बिल्कुल अनुरूप बैठती है। जमीनी मोर्चे की बात करें तो महिंद्रा ने थार रॉक्स प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नई ATV का अनावरण किया है। जरा सोचिए, एक बेहद मजबूत चेसी और बेहतरीन ऑफ रोड ज्योमेट्री वाली ये गाड़ी सेना के लिए कितनी मददगार हो सकती है। जमीनी बलों को अलग अलग और दुर्गम इलाकों में जो गतिशीलता चाहिए होती है, ये अपग्रेड ठीक वही बहुमुखी प्रतिभा सुनिश्चित करता है। और अब समुद्र की ओर चलते हैं। जापान की मुगामी क्लास की पेशकश के बाद दक्षिण कोरिया की हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज ने एक शानदार नौसैनिक प्रस्ताव रखा है। 6500 टन विस्थापन वाले इस मिनी डिस्ट्रॉयर डिजाइन की खूबियां सच में प्रभावशाली हैं। आधुनिक स्टेल्थ आकार, 48 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और बेहद उन्नत युद्ध प्रणालियों से लैस ये फ्रिगेट समुद्री सुरक्षा में एक बड़ी ताकत बन सकता है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक बहुत ही खास तकनीक लॉइटरिंग म्यूनिशन को संक्षेप में समझ लेते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा हथियार है जो हवा में चुपचाप उड़ता रहता है, अपने लक्ष्य का इंतजार करता है और जैसे ही उसे सही निशाना मिलता है वो तुरंत सटीक हमला कर देता है। तो लॉइटरिंग म्यूनिशन को समझने के बाद अब लखनऊ में विकसित हो रहे दिव्यास्त्र मैक 2 की बात करते हैं। 2000 किलोमीटर की जबरदस्त मारक क्षमता वाले इस म्यूनिशन ने अपना वाहन आधारित लॉन्च पूरा कर लिया है। अब इसका अगला बड़ा पड़ाव है रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ। ये कदम बेहद शानदार होगा क्योंकि इसके बाद सेना को इसे लॉन्च करने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं होगी, जिससे तैनाती और भी लचीली हो जाएगी। अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर, स्वदेशी हाइपरसोनिक्स की ओर बढ़ता कदम। चलिए एरोस्पेस क्षेत्र में देखते हैं कि कैसे विदेशी साझेदारियों में हो रही देरी ने भारत को अपने खुद के हाइपरसोनिक विकास को तेज करने के लिए मजबूर कर दिया है। यहाँ एक बड़ा ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, आखिर तब क्या होता है जब दो देशों के बीच चल रहे संयुक्त रक्षा कार्यक्रम अचानक रुक जाते हैं या धीमे पड़ जाते हैं।
इसी सवाल से हम इंडो रूसी हाइपरसोनिक कार्यक्रम की उन जटिलताओं को समझ सकते हैं जिनसे फिलहाल निपटना पड़ रहा है। दरअसल 1500 किलोमीटर रेंज वाले ब्रह्मोस 2 कार्यक्रम की स्थिति को देखें तो उच्च लागत, तकनीक हस्तांतरण में आ रही रुकावटें और स्क्रैमजेट इंजन के बढ़ते खर्चों ने इस प्रोजेक्ट को 2027 के भी पार धकेल दिया है। सीधी सी बात है, इन व्यावहारिक बाधाओं की वजह से फिलहाल बड़े पैमाने पर इसकी तैनाती करना काफी मुश्किल हो गया है। तो इस चुनौती का जवाब क्या है? जवाब है प्रोजेक्ट विष्णु। ब्रह्मोस 2 में हुई देरी की ये एक बेहद रणनीतिक प्रतिक्रिया है। डीआरडीओ अब पूरी तरह से स्वदेशी प्रयासों पर जोर दे रहा है, जिसमें स्क्रैमजेट प्रपल्शन के साथ ऐसे डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं जो लागत में भी प्रभावी हों और जिन्हें जरूरत के हिसाब से बढ़ाया भी जा सके। ये आत्मनिर्भर और टिकाऊ डीप स्ट्राइक क्षमता हासिल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। चलिए अब चौथे भाग पर बात करते हैं, सामरिक हमलों के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें। यहाँ हम भारत की रक्षा नीति में आ रहे एक बहुत ही बड़े और अहम वैचारिक बदलाव को समझेंगे। हाल ही में डीआरडीओ प्रमुख का एक बयान आया था कि भारत अब बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग केवल परमाणु हथियारों के निवारण के लिए नहीं, बल्कि पारंपरिक सामरिक हमलों के लिए भी करेगा। इस बयान के वास्तविक मायने बहुत गहरे हैं। जो मिसाइलें इतिहास में हमेशा से सिर्फ परमाणु हथियारों के साथ जोड़कर देखी जाती थी, वे अब एक पारंपरिक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स का अहम हिस्सा बनने जा रही हैं। इस बदलाव की अहमियत को समझने के लिए जरा इन मिसालों की क्षमताओं पर गौर करते हैं। अग्नि प्राइम और प्रलय जैसी मिसाइलें हमारे लड़ाकू विमानों को किसी भी जोखिम में डाले बिना दुश्मन के एयरबेस और लॉजिस्टिक हब को पलक झपकते तबाह कर सकती हैं। प्रलय मिसाइल तो सेना में शामिल होने के बिल्कुल करीब है, जो कि युद्ध के मैदान में एक बेहद सुरक्षित और तेज प्रहार का विकल्प देती है। और अब हम अपने अंतिम यानी 5वें भाग पर आ गए हैं, बंगाल की खाड़ी का परीक्षण। इतनी सारी तकनीकी सफलताओं के बीच अब एक ऐसी रणनीतिक घटना होने वाली है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। 3560 किलोमीटर। एक पल के लिए इस विशाल संख्या के बारे में सोचिए। 6 मई से 9 मई के बीच बंगाल की खाड़ी के एक बहुत बड़े हिस्से में नो फ्लाई जोन की जो चेतावनी जारी की गई है, उसकी लंबाई इतनी ही है। ये साफ तौर पर इशारा करता है कि कुछ बहुत ही अभूतपूर्व और बड़ा परीक्षण होने वाला है। अब सवाल ये है कि इस परीक्षण में शामिल क्या हो सकता है। अनुमान है कि ये परीक्षण 2 बेहद उन्नत प्रणालियों में से किसी एक का हो सकता है। या तो ये 10,000 किलोमीटर रेंज वाला ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन होगा, या फिर 8,000 किलोमीटर रेंज वाली MIRV सक्षम अग्नि 5 मार्क 2 मिसाइल, जो एक साथ कई लक्ष्य भेद सकती है। भारत का रक्षा आधुनिकीकरण जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन आज की इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर 10,000 किलोमीटर की हाइपरसोनिक क्षमता सफलतापूर्वक हासिल कर ली जाती है, तो यह दुनिया भर के शक्ति संतुलन के लिए क्या मायने रखेगा? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।